बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दोम की उर्दू की किताब का सबक पढ़ रहे थे। आओ मिलकर दरख्त लगाएं। तो बच्चों, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हमने अल्फाज मैनी को सॉल्व कर लिया था और आपने क्या समझा वाला क्वेश्चन जो है इसका भी एक जायज़ा ले लिया था, इसको कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अब हम करेंगे सवालों के जवाबात, उनको लिखेंगे दुरुस्त तरीके से। सवाल नंबर 1 है हिस्सा अलिफ। दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, बच्चों ने कौन सा गीत गाया। तो बच्चों, जैसे आपने सबक में पढ़ा है कि 5वीं जमात के बच्चों ने एक गीत गाया असम्बली में, जो कि सबको बहुत पसंद आया। वो गीत था, आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाएं। बस इतना सा ही आपने याद करना है और लिखना है, आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाएं। सवाल नंबर 2 है, दरख्तों के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। बच्चों, पहला फ़ायदा हमने सबक में पढ़ा था कि दरख्त हवा को साफ़ रखते हैं, और दूसरा फ़ायदा भी हमने ये पढ़ा था कि दरख्तों से फ़र्नीचर बनता है। पहले ये और बाद में ये दूसरा फ़ायदा हमने पढ़ा था। आप कोई और भी फ़ायदा इसका लिख सकते हैं। बहरहाल दरख्तों के पत्तों से जड़ी बूटियाँ भी बनती हैं, दवाइयाँ भी बनती हैं, इसलिए हम कोई से भी 2 फ़ायदे इसके लिख सकते हैं। दरख्त हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, दरख्तों से अद्वियात भी बनती हैं, और ये 2 फ़ायदे बहरहाल जो है ना इजी मैंने लिख दिए हैं, ये आप लिख लें। सवाल नंबर 3 है हिस्सा जीम। अगर आप दरख्त लगाना चाहें तो कहाँ लगाएंगे। तो बच्चों, आप दरख्त कहाँ लगाएंगे। क्या आपके घर में कोई कच्ची जगह है, मट्टी वाला हिस्सा, कोई क्यारी, घर के बाहर या घर के अंदर। तो इसका मैंने आसान एक जवाब लिख दिया है कि हम स्कूल में लगाएंगे, सड़क के किनारे, या अपने घर में। और इसके बाद है सवाल मिलकर करें बात। ये बच्चे एक मुश्तरका सवाल होता है कि आपस में बातचीत करें और बताएं कि दरख्त ना होते तो दुनिया में ज़िंदगी कैसी होती। ये एक ज़बानी सवाल है जो बच्चों से पूछा जाता है, तो बच्चे इसका जवाब दें। अगर आपने सारा सबक पढ़ा है तो फिर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दरख्तों के कितने फ़वाइद हैं। सबसे पहला तो इसका ये जवाब है कि अनाज ना उगता, क्योंकि पौधों से ही अनाज बनता है, तो अनाज की कमी और आलूदगी की ज़्यादती होती। इसके बाद है सवाल नंबर 2, आप दरख्तों का ख्याल किस तरह रखेंगे। ज़बानी सवाल है, दरख्तों को काटने से बचाकर दरख्तों का ख्याल रखा जा सकता है। अगला सवाल है लफ्ज़ों का खेल। ये बच्चों एक ग्रामर का सवाल होता है। दिए दिए हुए अल्फाज सुनकर इनके तलफ़ुज़ पर गौर करें और एराब लगाएं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एराब किसे कहते हैं। एराब कहते हैं ज़ेर, ज़बर, पेश या जज़म और शद को। जैसे ये ज़ेर है, किसी हर्फ के नीचे ये होती है ज़ेर, ज़बर ऊपर होती है, और पेश, इसके बाद ये जज़म है, और ये है शद। जज़म को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना लफ्ज़ किताब। किताब बोलने में हमने देखना है कि दुरुस्त लफ्ज़ हम क्या बोलते हैं। किताब गलत लफ्ज़ है, किताब। तो काफ ज़ेर की, ते अलिफ ता, और यही लफ्ज़ जो है वो आगे जाके मिल रहा है बे के साथ, इसलिए बे के ऊपर कुछ नहीं है। जज़म जो है, जज़म की कोई वैल्यू नहीं होती, जज़म कोई आवाज़ नहीं निकालती, इसलिए पिछला लफ्ज़, पिछला जो हर्फ होता है वो अगले जज़म वाले हर्फ की आवाज़ के साथ मिलता है। जैसे किताब, तो ता ने बे के साथ मिलकर उसकी भी आवाज़ निकाली। इसके बाद है कलम, काफ ज़बर और लाम के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर जज़म। फिर कागज़, काफ ज़बर अलिफ का, गैन ज़बर और ज़ाल के ऊपर जज़म। कमीज़, कमीज़ में भी काफ के ऊपर ज़बर है, मीम ज़ेर ये मी, का मी, और स्वाद के ऊपर जज़म है, कमीज़। अब है दरख्त। अब हम दाल के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर ज़बर, रे जो है वो आगे खे और ते के साथ मिलता है, दरख्त। पे वाव पो दाल अलिफ दा। अब अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, अलिफ के ऊपर हम जज़म लगा सकते हैं। और फर्नीचर, फे ज़बर फर, नून ज़ेर ये नी, और चे ज़बर चर। अब यहाँ जो है ये रे के ऊपर जज़म हो सकता है और ये के ऊपर भी जज़म, क्योंकि इनके ऊपर ज़ेर ज़बर नहीं है।
इसके बाद है कुर्सी, काफ पेश रेकुर, सीन छोटी ये सी, और ये सीन के नीचे ज़ेर है और ये के ऊपर जज़म, और छोटी ये के ऊपर भी जज़म और रे के ऊपर भी जज़म है। इसके बाद है कवायद सीखें। ग्रामर का एक और सवाल, दिए हुए जुमले पढ़ें और समझें। यहाँ बच्चों एक जुमले हैं, भाईजान किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ हम ज़माने की बात करेंगे कि ज़माना कितने इकसाम पर मुश्तमिल होता है। ज़माना उसे कहते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, और या हम रह चुके हैं या हम रहेंगे। यानी ज़माने 3 तरह के होते हैं और इनके नाम होते हैं फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल का मतलब होता है काम करना, ऐसा काम जो हम इस ज़माने में कर रहे हैं। मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं और माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को। तो फ़ेल माजी ऐसे काम जो हमने गुज़रे हुए ज़माने में किए, और फ़ेल मुस्तक़बिल वो काम जो हम आने वाले ज़माने में करेंगे। मुस्तक़बिल आने वाले ज़माने को कहते हैं। यहाँ अब हम जुमले पढ़ेंगे। भाईजान किताब पढ़ रहे हैं, तो ये ज़माना हाल है, और वो जो काम कर रहे हैं, जो फ़ेल कर रहे हैं, वो फ़ेल हाल है। इसके बाद है मैं 2 दिन पहले स्कूल गया था। अब गया था, जहाँ भी था का लफ्ज़ हो वो गुज़रे हुए ज़माने का ज़िक्र होता है, उसे फ़ेल माजी कहेंगे क्योंकि उसने वो काम गुज़रे हुए ज़माने में किया है। हम अगले हफ्ते पेशावर जाएंगे। तो ये बच्चों जाने वाला या करने वाला भी काम है जो कि अभी किया जाएगा और वो मुस्तक़बिल में किया जाएगा। तो ये वो फ़ेल है जो मुस्तक़बिल में होना है, इसलिए इसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहेंगे। अब जो कवायद या तरीके हमने ग्रामर के सीखे हैं, उनके तरीके पर चलते हुए उनके ही मुताबिक हमें ये जुमले जो हैं दिए गए नीचे, इनमें से हमें फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल को अलग अलग खानों में लिखना है। जैसे है, दिए हुए जुमलों के सामने फ़ेल हाल, फ़ेल माजी या फ़ेल मुस्तक़बिल पर टिक का निशान लगाएं। आपने अपने लिए पहला जुमला समझना है कि ये कौन से ज़माने का है। चिड़िया चूँ चूँ कर रही है, तो ये काम हो रहा है। जो काम हो रहा हो वो ज़माना हाल में होता है, इसलिए इसको हम फ़ेल हाल के कॉलम में लिखेंगे और उस पर टिक का निशान जैसे कि ऊपर रिक्वायर की गई है। इसके बाद है पुराने ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे, तो ये काम हो चुका है, इसलिए इसे ज़माना माजी में लिखेंगे, यहाँ फ़ेल माजी वाले कॉलम में। इसके बाद है असद लिख रहा है, ये भी काम अभी हो रहा है, तो ये मौजूदा ज़माने में काम हो रहा है, और जो मौजूदा ज़माने में काम हो रहा हो उसको फ़ेल हाल में गिना जाता है, इसलिए फ़ेल हाल के कॉलम में इसका टिक लगाएंगे। और हम कल स्कूल जाएंगे, ये काम अभी हमने करना है, ये फ़ेल मुस्तक़बिल है। और इसके बाद है हम पिछले महीने कराची गए थे, ये भी काम हो चुका है और ये फ़ेल माजी गिना जाएगा, क्योंकि माजी में जो काम हम कर चुके हों वो फ़ेल माजी में ज़माना माजी में शुमार होते हैं। उसके बाद है मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, तो ये भी काम मुस्तक़बिल में होना है, इसे भी हमने फ़ेल मुस्तक़बिल वाले कॉलम में लिखना है। अगला सवाल है बच्चों, दिए हुए हर लफ्ज़ के पहले हरफ को नुमायाँ किया गया है। तमाम अल्फाज अलिफ बाई तरतीब से दर्ज किए गए हैं। ये पहले एक सवाल है जो हमारे लिए सॉल्व किया गया है। इसके बाद इसी के मुताबिक हमने अगला सवाल हल करना है। पहले ये देखिए, बे को नुमायाँ किया गया है रेड से, सुर्ख रंग के निशान से, बे अलिफ बा लाम। और इसके बाद बे के बाद ते आता है, लेकिन यहाँ ते वाला हर्फ कोई नहीं, पे आता है, पे वाला हर्फ कोई नहीं है, इसलिए बे के बाद ते को लिखा गया है, ते अलिफ ता रे तार। और फिर इसके बाद ते के बाद टे और से वो मौजूद नहीं है, इसलिए जीम का हर्फ जो है, जीम को नुमायाँ किया गया है, जीम से जग। क्योंकि इसके बाद चे हे खे नहीं है, इसलिए अगला लफ्ज़ दाल है, दरख्त। और फिर इसके बाद डाल, जाल, रे, अड़े, जैसे जितने भी हैं अल्फाज बीच में नहीं हैं, तो इसके बाद आखिर में साबुन का स्वाद, और इसके बाद स्वाद के बाद ज़्वाद, तोएं ज़ोएं, आइन गाइन, फ़े ये मौजूद नहीं है, और काफ से कलम लिखा हुआ है, यानी तरतीब से लिखे हुए हैं। इसको अलिफ बाई तरतीब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी कहते हैं।
अब इसी के मुताबिक हमने अगला सवाल हल करना है। दिए हुए लफ्ज़ों को अलिफ़बाई तरतीब से लिखना है। अब हमने देखना है कि इसमें सबसे पहले जो है अलिफ़ वाला कोई लफ्ज़ है, अगर नहीं तो बे वाला है। तो हम देखते हैं कि यहाँ अलिफ़ वाला कोई लफ्ज़ नहीं है और बे वाला भी नहीं है, फिर पे वाला नहीं है, तो ते वाला है, तो हम उसको ते वाले को सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद टे, से, जीम नहीं है, तो चे वाला जो है वो चीज़ है, उसके बाद हम चे से चीज़ यहाँ लिख देंगे। चे के बाद क्या आता है, हे खे आता है, हे वाला कोई भी लफ्ज़ इनमें नहीं है, इसलिए इसके बाद दाल वाला है, तो हमने यहाँ धात लिख दिया दाल से। दाल के बाद डाल जाल है, डाल जाल वाला कोई लफ्ज़ नहीं है यहाँ, इसलिए रे वाला है, तो हमने रे लिख दिया। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो अड़े, जे, से, सीन, सीन तक कोई हर्फ यहाँ नहीं है, इससे शीन से शुरू हो रहा है, तो हम शीन वाला लफ्ज़ यहाँ से देखेंगे, शाख, वो यहाँ लिख दिया। इसके बाद शीन के बाद आता है स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, ऐन, गैन, फे, काफ, कोई यहाँ मौजूद नहीं है ऐसा जो कि इनसे हरूफ से बना हो, इसलिए लाम का आता है, तो लाम वाला हमने यहाँ लिख दिया इस तरतीब में। अब लाम के बाद मीम वाला आता है, तो मीम का मोर ये लिखा हुआ है, वो हम लाम के आगे लिखेंगे। और फिर मीम के बाद लाम मीम नून का नहीं है, लाम मीम नून नहीं है, तो वाव वाला है, वाव वाला वक्त, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो इन अल्फाज को हमने अलिफ बाई तरतीब से यहाँ लिख दिया है। इसके बाद अगला सवाल है, पढ़ें। दर्जा झेल इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। अब बच्चे इसको बार बार पढ़ेंगे तो उनको रवानी से पढ़ना आएगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि बच्चों को बुक रीडिंग आती हो। अब सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि सुबह सवेरे उठें, सैर को जाएं, वर्जिश करें, दांत साफ़ करें और नहाएं। सेहतमंद रहने के लिए खाने पीने का भी ख्याल रखें, साफ़ सुथरी और ताज़ा चीज़ें खाएं। जिन चीज़ों पर गर्द पड़ी हुई या मक्खियाँ बैठी हुई वो हरगिज़ ना खाएं। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आपको ये जो इबारत है इसको 2, 4, 5 बार आपने इसको रवानी से पढ़ना है, इसलिए आप इसको जल्दी पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप इसमें अटक जाओगे। सबक के आखिरी हिस्से में है कुछ नया लिखें, अपने स्कूल का पता खुश ख़त लिखें। बच्चों, ये तकरीबन हर सबक में ही लिखा होता है कि कुछ नया लिखें, घर का पता लिखें या स्कूल का पता लिखें, तो ये हर बच्चे को लाजमी आना चाहिए। और फिर इसके बाद है आओ करें काम, ये मिलकर एक ग्रुप बंदी का काम होता है। बच्चों, जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं या टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके कुछ असूल होते हैं कि किस तरह बच्चों को समझाना है, किस तरह उनको मौका देना है कि वो खुद काम करें या अपने दिमाग के मुताबिक, और कोई ना कोई उनको काम दे दिया जाता है वो खुद से लिखें, अपने दिमाग पर जोर दें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमने इसके ये आंसर लिखना है। और सब बच्चों का ये सवाल जो है इसके जवाब मुख्तलिफ होते हैं। अब जिस तरह है कि आप पौधे कहाँ लगाएंगे, तो हर बच्चे का जवाब मुख्तलिफ होगा। किसी के घर में जगह है, किसी के घर में नहीं है। कोई बच्चा कहता है कि हमारे घर में क्यारी है, हम उसमें लगाएंगे। कोई बच्चा कहता है कि मेरे घर के बाहर या सड़क के पास कोई कच्ची जगह है, मैं वहाँ पे लगाऊंगा। इस तरह टीचर मुख्तलिफ तरह के काम बच्चों को देते हैं जो कि वो अपने माइंड से सोच के करते हैं। अब यहाँ है कि उस्ताद मोहतरम के साथ मिलकर स्कूल में पौधा लगाएं। तो ये बच्चों एक अमली काम है जो आपने करना है। और फिर इसके बाद है अपने नाम के पहले हर्फ के मुताबिक अलिफ बाई तरतीब से कतार बनाएं। ये पूरी क्लास का एक काम है कि पहले उन्होंने पौधा लगाना है, फिर उसके बाद उनके जो नाम है, हर बच्चे को अपने नाम का पहले हर्फ का तो पता होता है। अब बच्चों ने एक कतार में खड़े होना है, जो बच्चा अलिफ वाला है वो आगे, जो बे वाला है वो उससे पीछे, पे वाला, ते वाला, इस तरह उन्होंने लाइन बनानी है। लेकिन बीच में कुछ अल्फाज मिसिंग होते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है, मैंने 5-6 लफ्ज़ लिखे हैं। जैसे अलिफ वाला बच्चा है अहमद क्लास में, तो वो लाइन में आगे खड़ा हो गया। उसके बाद बे वाला है बहावुल, तो वो उसके पीछे खड़ा हो गया। पे वाला बच्चा क्लास में नहीं है। जैसे हमने ऊपर देखा है कि हमारे कुछ अल्फाज मिसिंग है। पे वाला बच्चा क्लास में कोई मौजूद नहीं है जिसका नाम पे से शुरू हो रहा हो। तो ते से शुरू होने वाला बच्चा तनवीर है, उसका नाम हमने लिख दिया। फिर इसके बाद टे से वाला नाम वाला बच्चा कोई नहीं है। तो इसके बाद जीम वाले हरूफ वाला बच्चा है जमील, हमने उसका नाम लिख दिया। वो बच्चा लाइन में खड़ा होगा। और उसके बाद जीम के बाद हे है, तो हमाद खड़ा हो जाएगा। और इसके बाद खे नाम वाला बच्चा खालिद है, तो वो इसके पीछे खड़ा हो जाएगा। और जो अगर सपोज़
जीम चे हे खे के बाद दाल डाल जाल आता है, दाल डाल जाल रे अड़े जे से ये नहीं है तो फिर सीन वाले नाम का बच्चा अगर सलीम या सारा वो हैं तो वो कतार में खड़े हो जाएंगे। इस तरह बच्चों उम्मीद है आपको ये अलिफ बाई तरतीब समझ आ गई होगी। और उस्ताद साहिबा के लिए है कि जो साजा हैं वो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी करवाएं और उनको अप्रिशिएट करें। बच्चों इस तरह हमारा जो लेसन है आओ मिलकर दरख्त लगाएं वो कंप्लीट होता है। और इसमें हमने इसकी सारी मश्क को सॉल्व कर लिया है, इसकी रीडिंग अल्फाज मैंने पढ़ लिए हैं। और अगला जो सबक है वो हम करेंगे सफाई का ख्याल रखें, सफाई का रखें ख्याल। ये सबक हम इंशाल्लाह इस सबक के साथ आपको मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।